नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो इस बात को लेकर एकदम मैं श्योर हूं कि पिछले कुछ दिनों में आपने ये न्यूज़ कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी कि रशिया यूक्रेन को अटैक करने वाला है। बहुत सी कंट्रीज़ की प्रतिक्रिया आई हैं इसके ऊपर, और उसमें भी यूएसए की प्रतिक्रिया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हमारे खास करके फॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो हम इस वीडियो में पूरा समझने की कोशिश करेंगे रशिया, यूक्रेन और यूएसए का एंगल, और ये भी देखेंगे कि रशिया क्यों अटैक करना चाहता है यूक्रेन को ही। हालांकि हम जानते हैं कि ये यूएसएसआर का पार्ट रहा है यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन ही क्यों, बहुत सी कंट्रीज तो पार्ट रही हैं, उनको क्यों नहीं अटैक करता रशिया, यूक्रेन को ही क्यों करता है। और अगर कल को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो यूएसए क्या डिसीजन लेगा, या मतलब उसको यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा या डायरेक्ट अटैक कर देगा रशिया के ऊपर। तो उन सारी चीज़ों पर, पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये द गार्डियन का कटआउट है, इसमें लिखा हुआ है बाइडेन वॉन्ट्स रशिया विल पे अ हैवी प्राइज इफ पुतिन लॉन्चेस यूक्रेन इन्वेजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स बता दूं। जैसे मैंने बताया आपको कि यूक्रेन जो है यूएसएसआर का पार्ट रहा था, और उसके बाद अलग होने के बहुत सी कंट्रीज अलग हुई, जिसमें से यूक्रेन भी एक था। 2014 में रशिया ने यूक्रेन को अटैक कर दिया, और अटैक करके उसका एक छोटा सा पार्ट है, मैं मैप में अभी आपको दिखाऊंगा आगे, क्रीमिया, उसको अपने टेरिटरी में मिला लिया। हालांकि वो भी सॉवरेन टेरिटरी का पार्ट नहीं है रशिया के, लेकिन वहाँ पे रशिया की पूरी मिलिट्री प्रेजेंस है, और ये माना जाता है कि वो रशिया ने उसको हड़प लिया है, सीज कर लिया है उस एरिया को। और देखिए, ये जो मैप है इसमें दिखाया हुआ है कि रशियन मिलिट्री का प्रेजेंस यूक्रेन के बाउंड्रीज पे कितना है, यूक्रेन के बॉर्डर पे कितना है। तो ये जहाँ जहाँ ब्लैक पॉइंट से मार्क है, ब्लैक पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रशियन मिलिट्री के प्रेजेंस है। क्रीमिया वाला पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा था ये है, और सी ऑफ अजो है ये, ठीक है। और ये जो सी ऑफ अजो है, और ये क्रच स्ट्रेट है जो रशिया को और क्रीमिया से अलग करता है। यहाँ पे इसमें छिप गया है मैप में। आप अगर मैप देखेंगे, फिजिकल मैप, तो उसमें आपको दिखेगा ये क्रीमिया का पार्ट जिसको 2014 में रशिया ने हथिया लिया था, और यहाँ पे भी इसकी मिलिट्री प्रेजेंस है। इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये थोड़ा क्लियर मैप है उससे। ये देखिए, क्रीमिया का पार्ट जिसको रशिया ने हथियाया था, ये सी ऑफ अजो जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये जो स्ट्रेट है, ये क्रच स्ट्रेट बोलते हैं, ये सी ऑफ अजो और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा रशिया का मिलिट्री प्रेजेंस है, रशिया ने अनेक्स कर रखा है इसको। और ये एरिया जो है यूक्रेन का, ये भी यहाँ भी रशियन मिलिट्री की प्रेजेंस है। ठीक है, यूक्रेन जो है अपना बॉर्डर एक तो रशिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, दूसरा बेलारूस के साथ शेयर करता है, फिर पोलैंड है, स्लोवेनिया है, हंगरी है, फिर उसके बाद रोमानिया है, और ये मालदोवा है। ठीक है, ये मैप आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए, इस मैप को देखते वक्त आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन हिट किया हो। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, बहुत से देश निकले वहाँ से, सेंट्रल एशियाई देश हैं और भी बहुत से देश हैं। तो ऐसा क्या हुआ 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, क्यों रशिया को यूक्रेन पे अटैक करना पड़ा। देखिए, रशिया ये कहता है कि 2014 के पहले जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी यूक्रेन में, वो रशिया प्रो रशिया थी, और रशियन गवर्नमेंट के साथ उनका काफ़ी बेटर टाई था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाई बिल्डअप था। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, वहाँ इलेक्शन होता है यूक्रेन में, और 2014 के बाद प्रो यूएसए गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए अब जो गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश होती है वो यूएसए की तरफ इतनी तेज़ी से झुकती है कि रसिया को ये डर सताने लगता है कि कहीं नाटो का विस्तार रसिया के एकदम ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर तक ना हो जाए। क्योंकि यूएसए उसी वो वक्त था 2014 का जब रसिया को मिलिट्री एड वगैरह देना शुरू कर दिया था, फाइनेंशियल एड के साथ साथ। तो रसिया को ये डर सताने लगा कि कहीं नाटो उसके जस्ट बॉर्डर में, ईस्टर्न बॉर्डर पे ना आ जाए, ये इस वाले बॉर्डर पे। ठीक है, इस वजह से रसिया ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रीमिया को पहले हड़पा, और उसके बाद लगातार ट्राई कर रहा है कि जितना बॉर्डर हो सके यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट वाला, वो एनेक्स कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए। देखिए, ये नाटो है, और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, 1949 में बना था, और ब्रसेल्स बेल्जियम की जो राजधानी है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये नाटो बना क्यों,
देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर का प्रारंभ हो चुका था और जो चला था 1991 तक, रसिया के विघटन तक। अब उसमें कंपटीशन चलता था यूएसए और रसिया में कि किसकी मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है। इस चीज़ को अपने जो हेजिमनी है उसको बढ़ाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर इन दोनों ने काम करना शुरू किया कोल्ड वॉर में, और उसी के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाया गया नाटो। अब इसमें है क्या कि अगर जो भी मेंबर्स इसके पार्ट हैं, 30 मेंबर हैं अभी इसमें, लेटेस्ट मकदूनिया जो है, मैसेडोनिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो ज्वाइन किया है। अब है क्या इसमें प्रोविज़न कि अगर कोई कंट्री जो है इन मेंबर्स कंट्री पे अटैक करती है, नाटो मेंबर कंट्री पे अटैक करती है, तो सारे मिल के एक साथ उस पर अटैक कर देंगे। तो ये मतलब है इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस का। अब रशिया को ये थ्रेट सताता है कि देखिए यूक्रेन में जो है ज़्यादातर सोशल और कल्चरल टाइज रहे हैं वहाँ के लोकल पीपल के रसिया से, क्योंकि फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट रहा है। तो यूक्रेन बहुत ही क्लोजली अटैच्ड है रसिया से और वहाँ के लोगों से। तो रसिया कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि नाटो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इतना फैल जाए कि उसके ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर पे आ जाए और उसके लोगों को ही उसके खिलाफ यूज़ किया जाए। ये रशिया कभी नहीं चाहेगा। तो ये तो थी एक बात। अभी हम नाटो के बारे में देख रहे थे, तो मैं आपको ये 1950s के एरा के बारे में बताता हूँ, जब नाटो का विस्तार शुरू हुआ था और अभी उसके कितने मेंबर्स हैं। तो देखिए ये कनाडा है और ये यूएसए है, ये यूरोप के ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नाटो। ठीक है, पोलैंड भी है। अब आप ये देख रहे हैं ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये रशिया का पार्ट है। अब आप सोचिए नाटो की प्रेजेंस कहाँ तक है। अगर कल को रशिया का बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है इनमें से किसी कंट्रीज़ के साथ, तो ये सारे कंट्रीज़, इन सारे कंट्रीज़ की मिलिट्री एक साथ आ जाएगी रशिया को अटैक करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट होना आज के समय में बहुत ही आम बात है, बहुत सी कंट्रीज़ का आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है। तो अगर कल को रशिया का किसी के साथ हो गया तो फिर क्या रसिया को झेलना पड़ सकता है, ये उन्हीं के लोगों को पता है। ये मैप, इस मैप में ये भी बता रखा है कि अभी देखिए ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो ब्लू कलर की हैं, ये अभी तक नाटो ज्वाइन नहीं करी हुई हैं, लेकिन इनके शेड्स अलग अलग हैं, आप ये देख रहे होंगे। तो इसमें ये मैप में बताने की कोशिश की जा रही है कि जो नॉन नाटो कंट्रीज़ हैं, नॉन नेटो कंट्रीज़ हैं, ये इनके अंदर कितना अर्ज है नॉट नेटो को ज्वाइन करने का। तो जो डार्क ब्लू में है ये ज़्यादा चाहती हैं कि हम नेटो को ज्वाइन कर लें। जैसे ये स्वीडन है, स्वीडन की गवर्नमेंट बहुत इस बात को लेके कंसर्न है कि वो जल्द से जल्द नाटो को ज्वाइन कर ले, बट ड्यू टू रशियन प्रेशर वो ज्वाइन नहीं कर रही। यूक्रेन का भी वही हाल है। तो यही रीज़न है कि रशिया, अब देखिए यूक्रेन की बॉर्डर भी टच करती है, तो यही रीज़न है रशिया उसको लगातार एक थ्रेट समझता है नेटो के प्रेजेंस को यूक्रेन में, और इसी वजह से उसने वहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रखी है और उसको कैप्चर कर रखा है। देखिए रसिया की एक डिमांड और भी है कि रशिया चाहता है कि वो जो प्री 1997 का जो बॉर्डर है वहाँ पे नेटो चला जाए, मतलब जो 1997 के पहले जितने मेंबर्स थे नेटो के वही रहें, और उसके बाद जितने ज्वाइन हुए हैं वो सब अपनी अपनी जो है सदस्यता ख़त्म कर दें। अब इससे होगा क्या कि जो पोलैंड है 1997 के बाद उसने सदस्यता ले रखी थी, इस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया है, ये सब कंट्रीज जो हैं ये सब अपनी सदस्यता 1997 के बाद लिए थे और ये सब अपनी सदस्यता रद्द कर दें, ये रशिया चाहता है। ठीक है, अब मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं तो ये जो ऑरेंज वाली कंट्रीज़ हैं इन्होंने 1997 के बाद सदस्यता ली थी। तो रशिया चाहता है कि ये सब कंट्रीज़ की सदस्यता रद्द कर दी जाए और नाटो जो है अपना प्री 1997 के फेज़ में चला जाए। अभी इससे प्रॉब्लम यूएसए को हो रही है। अब यूएसए क्या करेगा अगर कल को रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देता है, तो यूएसए के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बाद, डोनाल्ड ट्रंप का तो काफ़ी कड़ा रुख नहीं था रशिया की तरफ, लेकिन जो बाइडेन आए थे जब, तो ये समझा गया था कि ये थोड़े से चाइना की तरफ सॉफ्ट होंगे और रसिया की तरफ काफ़ी टफ इनका रवैया होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी बोल चुके हैं कि अगर कल को यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक कर देता है तो ये डायरेक्टली मिलिट्री अटैक नहीं करेंगे रशिया के ऊपर। ठीक है, उसके बदले ये करेंगे क्या, एक तो सैंक्शंस लगाएंगे और यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे, मतलब वहाँ पे मिलिट्री भेज देंगे और यूक्रेन की मिलिट्री और इनकी मिलिट्री साथ में लड़ेगी और जो भी आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह है वो प्रोवाइड कराएंगे, डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे उनके ऊपर। अब यहाँ से ये भी समझ में आता है कि जो चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने वाला है उसके बाद भी अगर वो अटैक कर दिया है ताइवान के ऊपर, तो फिर बाइडेन का क्या रवैया हो सकता है, क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है इनकी इस पॉलिसी से। अब इससे होगा क्या, रसिया का देखिए ऑलरेडी इकोनॉमी ख़राब चल रही है, कई सैंक्शंस पड़े हुए हैं, यूएसए के सैंक्शंस बहुत पहले से चले आ रहे हैं रशिया के ऊपर, 2014 से ही चले आ रहे हैं, और उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है नहीं। तो अब उससे होगा क्या, उनका जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट चलाता है रशिया जर्मनी के साथ, नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया हुआ था।
तो उसमें वो गैस जो है, रसिया के पास बहुत बड़ा गैस का भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार रसिया के पास ही है, रिजर्व है। तो उसके थ्रू ये जो पाइपलाइन है, इसके थ्रू ये जर्मनी को गैस प्रोवाइड कराएगा, और फिर बाद में उसका ये ग्रैंड प्लान भी है रशिया का कि इस पाइपलाइन से ये बाकी यूरोप के देशों को भी कनेक्ट करेगा। तो इसके ऊपर भी सैंक्शंस की मार पड़ सकती है, और ये प्रोजेक्ट भी रुक सकता है। तो ऐसे कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगे रशिया के ऊपर, और जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और ख़राब होगी। लेकिन रसिया, एक बात अगर मैं अपनी पर्सनल व्यू दूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि रसिया ये चांस ले सकता है, मतलब उसको परवाह नहीं है। अब आज के समय में सैंक्शंस जो है यूएसए के द्वारा इम्पोज किए, उसकी कुछ खास वैल्यू हो रह नहीं गई है। अब ये सैंक्शंस के डर की वजह से पहले होता था कि कंट्रीज़, कोई अगर यूएसए ने किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिए तो वो कंट्री, वो बाकी कंट्रीज उस कंट्री से ट्रेड नहीं करती थी। लेकिन ऐसा अभी फिलहाल के टाइम में देखने को नहीं मिल रहा। रशिया से खरीदा टर्की ने S-400, इंडिया ने खरीद लिया S-400, चाइना भी खरीद रहा है। तो सैंक्शंस का कुछ ज़्यादा प्रभाव दिख नहीं रहा है यूएसए सैंक्शंस का कंट्रीज़ पर। तो एक ये चीज़ है। तो ये था पूरा वीडियो का एनालिसिस, जिसमें मैंने थंबनेल में भी बताया हुआ था कि रसिया यूक्रेन पर अटैक करने वाला है, क्या क्या उसको रिपरकशन झेलने पड़ सकते हैं, किस तरीके के बादल जियोपॉलिटिक्स में मंडरा रहे हैं उस रशिया वाले क्षेत्र में, और यूएसए वगैरह को लेके सारा डिस्कशन मैंने किया। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।